इन कंटिन्यूशन विद द लास्ट लेक्चर हम बात कर रहे थे आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट की। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट में 4 आपने स्टेजेस बताए थे। पहले तो आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, देन सेकेंड था आपका एल्गोरिदम डेवलपमेंट, और उसके बाद आप कोडिंग करते हैं, उसके बाद आपका कंपाइलेशन, डिबगिंग और एग्जीक्यूशन होता है। तो उस चीज़ को ही इसने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा है। जो आपने पहले 4 स्टेप लिख रखे थे उसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि पहले आप प्रोग्राम को दे रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं, आपको बताना है कि इनपुट क्या है, उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, और उसमें कॉम्पिटिशन के कौन कौन से जो वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आप उसको एल्गोरिदम उसकी डेवलप करते हो, आप उसका एक आउटलाइन बनाते हो। आउटलाइन बनाने का दूसरा तरीका या तो आप उसको लिख लीजिए या फिर एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, दैट इज़ अप टू यू। उसके बाद आप प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं कि आप किस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं उस एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के लिए, आप उसके बाद वो देखते हैं। और उसके बाद आप कंपाइलेशन, डिबगिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं। या तो फिर आपका इसमें क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपकी एरर्स आ सकती हैं या फिर आपका सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है प्रोग्राम। सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। तो अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स की। तो यूँ तो एल्गोरिदम को डिफाइन करने के डिफरेंट वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जो कि हमें फॉलो करनी होती है टू गेट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट इज़ योर एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इनपुट है, जब इसके जो आपकी बुक में उसमें 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, लेकिन देयर कैन बी मैनी मोर, राइट। बट ये 6 फंडामेंटल हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है व्हाइल राइटिंग डाउन योर एल्गोरिदम्स। पहली बात है इनपुट की। आपको इनपुट में ये स्पेसिफाई करना होता है कि आप मतलब व्हाट इज़ दैट क्वांटिटी दैट यू वांट टू रीड, एंड दैट इज़ आपको इनपुट में ये स्पेसिफाई करना होता है कि आप निकालना क्या चाह रहे हैं कि और क्या चीज़ आप दोगे। उसके बाद आपकी जो एल्गोरिदम है वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि आप ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते जिसमें जो इनफाइनाइट टाइम तक चले, या फिर जो मतलब यू कांट चूज एनी सच प्रॉब्लम दैट टर्मिनेट्स, दैट डू नॉट टर्मिनेट्स एट एनी पॉइंट। आपका जो प्रोग्राम है उसको यू मस्ट चूज सच वन प्रोग्राम दैट टर्मिनेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहे, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। उसके बाद डिफाइनाइटनेस इसका एक फीचर है कि आप क्लियरली डिफाइन करें हर एक स्टेप को इन एल्गोरिदम। इफेक्टिवनेस इज़ देयर। टाइम रिक्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाइल डूइंग योर कंप्यूटर कंप्यूटेशनल। वो कैसे, क्योंकि आप सपोज कि आपके पास 2 एग्जाम्पल है। एक केस ये है कि आपको सपोज कोई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक में तो 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। फर्स्ट केस में ये है, इन द फर्स्ट केस व्हाट यू हैव कि आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड केस में भी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। इसमें जो आपकी एक्यूरेसी है ये मोर एक्यूरेट है, और ये इससे रिलेटिवली लेस एक्यूरेट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और पहले के कंपैरिजन में दूसरा स्टेप कम एक्यूरेट है। लेकिन इसमें जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो मान लो T1 है, और इसमें टाइम रिक्वायरमेंट आपका T2 है, लेकिन T1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T2। तो इस केस में आप टाइम और जो आपका एफिशिएंसी है उसका ट्रेड ऑफ देखेंगे कि आप, फॉर मी if I have to choose, I will choose this one. Why? क्योंकि कॉम्पिटिशनल में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आप अपनी कैलकुलेशन विद इन सर्टेन टाइम लिमिट आपकी पूरी हो जाए, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वो चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कैलकुलेशन बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हैं किसी कंप्यूटर पे, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग कैलकुलेशंस। उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो डिज़ायर फॉर्मेट में आए, और दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू एंश्योर व्हाइल राइटिंग डाउन योर एल्गोरिदम। उसके बाद कुछ सिंपल से एक्सप्रेशंस हैं जो आप एल्गोरिदम में जनरली यूज़ करते हैं। पहले तो आपका असाइनमेंट सिंबल, ये आपका जो असाइनमेंट सिंबल वो ये है। ये इसका मतलब क्या है, जब आपको यहाँ से देख लो कि द वैल्यू ऑफ बी इज असाइंड टू ए, इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू जब आप ए को दे रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट सिंबल।
उसके बाद यू हैव सम रिलेशनल सिम्बल्स, ये डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशनल सिम्बल्स हैं जो आप, या फिर कहें कि लॉजिकल रिलेशनल सिम्बल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स में। एक बार आप ये देख लीजिएगा। और जो आपका ये ब्रैकेट्स होती हैं, दीज आर यूज टू राइट द कमेंट्स। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी एल्गोरिदम्स इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई पढ़ने वाला, सपोज आपने तो लिखी है तो आपको पता है कि आपने किस स्टेप में क्या लिखा है, अगर आप उसको किसी और को दिखाना चाहते हो तो that person might not be able to understand the various steps. To make it more understandable, most of the times you use the comment. आप उसको explain करते हैं कि इस part में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब you generally write your algorithms by writing down the comments, और उनको use करने के लिए आप ये symbol का use करते हो, this curly bracket thing. Then you have basic control structures in the algorithms. इसमें आप इसको अच्छे से समझ तब पाएंगे जब आप एक कोई प्रोग्राम लिखेंगे और उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप जस्ट समझ लीजिए कि डिफरेंट ये है, या तो आपके पास सीक्वेंस हो सकती है एल्गोरिदम्स में, या आपके पास ब्रांचिंग हो सकती है, या फिर इटरेशंस हो सकती है। तो तीन चीज़ें हैं। पहली बात हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या है कि ये बताता है कि आपको डिफरेंट कमांड्स वन बाय वन, कि एक स्टेटमेंट पहले कि वन आफ्टर अनदर आपको डिफरेंट स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूटी में एग्जीक्यूट करनी है विदाउट ब्रेकिंग दिस ऑर्डर। कि अगर आपने पहले I1 कमांड लिखी है तो पहले आपका सिस्टम I1 को ही परफॉर्म करे, उसके बाद I2 पे जाए। तो कई एल्गोरिदम्स में आपको सीक्वेंस मेंटेन करना होता है। एक एग्जांपल इन्होंने लिया है कि सपोज आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, a² + 2ab + b² की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें सीक्वेंसिंग करेंगे एल्गोरिदम लिखते हुए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, पहले आप a देंगे, उसके बाद आप b देंगे, उसके बाद आप a² की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे 2ab की, और a² की वैल्यू निकालें, उसके बाद आप, और a² को आप सपोज किसी दूसरे टर्म r से लिख दें, और इसको लिखने के लिए आप असाइन का सिंबल यूज़ करेंगे। इसका मतलब है a² हैज़ बीन असाइन टू r। इस तरीके से आप 2ab निकालें, उसके बाद b² निकालें, और डिफरेंट सिंबल्स को इनको असाइन कर दो वैल्यूज़ को। उसके बाद आप डायरेक्ट, उसके बाद बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग a² + 2ab, तो आप इन सब का सम कर लीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट प्रिंट करें। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि एल्गोरिदम में सीक्वेंसिंग होती है, आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम्स। लेकिन कई बार आपके पास सिलेक्शन या ब्रांचिंग भी आ सकती है। ये किस तरह की सिचुएशंस में होगा? ये होगा तब जब आपके पास कोई कंडीशन हो। अगर आपके पास कोई कंडीशन है, उस कंडीशन में आइदर यू विल बी डूइंग इट और यू वॉन्ट बी डूइंग इट, या तो वो येस होगा या फिर वो नो होगा। इस तरह की सिचुएशन में आपके पास एल्गोरिदम्स में ब्रांचिंग की कंडीशन आएगी। आपके पास जो ब्रांचिंग है वो भी हो सकती है, ये दिखा रखा है इन एग्जाम्पल्स में। ये डिफरेंट ब्रांचिंग के जो टाइप्स हैं वो आप कर सकते हैं कि एक कंडीशन के बाद फर्दर डिफरेंट ब्रांचिंग हो सकती है, ये वाले इसमें दिखा रखा है। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपने मॉडुलस ऑफ x, मोड x का जो एग्जाम्पल है इन्होंने ये सेट कर रखा है। इसमें आपके पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है? x > 0 है तो आपका +x होता है वो, और लेकिन अगर x आपका <0 है तो -x होता है। तो आप जब इसका एल्गोरिदम लिखेंगे तो इसमें आपकी कंडीशन आएंगी कि सबसे पहले तो आप x को ही बताएं कि x को रीड तो करे आपका सिस्टम पहले। उसके बाद अगर आपका x > 0 है तो सिंबल है आपका दिस। अगर आपका x <0 है, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन इट हैज़ टू बी x, एल्स इट हैज़ टू बी -x। और इस तरीके से आप इसमें एल्गोरिदम से ब्रांचिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होती है इटरेशंस। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जहाँ पे आपको लूप्स को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होता है, तो दैट इज़ योर इटरेशन, रिपीटेशन, लूपिंग, कुछ भी कहें इसको। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम का जब आपने इसके फीचर्स आपने पढ़े थे उसमें आपने एक टर्म भी कही थी कि फाइनाइटनेस। ऐसा नहीं होगा, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू राइट द एल्गोरिदम्स फॉर लूप्स जहाँ पे आप इनफाइनाइट टाइम्स लूपिंग हो रही हो, तो वो तो फिजिबल ही नहीं है सोल्व करना, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो उस लूप में फंस के ही रह जाएगा, उसका सोल्यूशन ही कभी आएगा ही नहीं। तो आप जब एल्गोरिदम लिखें तो उसमें इटरेशंस भी हो सकती हैं, और इटरेशंस दो तरीके से हो सकती है। इट कैन बी प्री टेस्टेड लूप हो सकता है या फिर पोस्ट टेस्टेड लूप हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट आपका टाइप्स हैं, काउंटेड लूप्स हैं, उसके बाद कंडीशनल लूप्स हैं। इनको आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से जब आप
प्रोग्राम लिखें तब। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ सकती है कि सीक्वेंसिंग हो सकती है, या फिर आपके पास ब्रांचिंग हो सकती है, या फिर इटरेशंस, या फिर लूपिंग हो सकती है। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एल्गोरिदम पढ़ें। तो प्री टेस्टेड लूप, ये थोड़ी सी बातें इनके बारे में फंडामेंटल बता रखे हैं कि इसमें क्या होता है। प्री टेस्टेड लूप में जो कंडीशन है लूप के स्टार्ट होने से पहले चेक करी जाती है, कि जैसे आपने ऊपर वाला एक्स वाला किया था, वो दैट वाज एग्जांपल ऑफ प्री टेस्टेड। वो जो ब्रांचिंग है, तो उसमें जो कंडीशन है, अगर उसमें लूपिंग होता तो ये यहाँ पे आ जाता। तो प्री टेस्टेड लूप्स में जो कंडीशंस हैं वो लूप के शुरुआत होने से पहले चेक करी जाती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका लूपिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती है। और पोस्ट टेस्टेड लूप्स में क्या होता है, जो आपने एग्जीक्यूट कर लिया उसके बाद आपका लूपिंग शुरू होता है। मतलब इसमें ये तो लूपिंग होता ही होता है इसमें, क्योंकि आपके पास कोई कंडीशन नहीं होती है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while studying about your algorithms, and that would be all.